Good morning, students and my dear friends. Today is 1st of March 2023, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is none of us is as smart as all of us. आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और ये सारी न्यूज़ हेडलाइंस आज हम कवर करेंगे। सो टोटल हम 13 आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड के। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 4.4% इन दिसंबर क्वार्टर। जैसा कि हमने कल की न्यूज़ एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन रहेगी, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था। तो फाइनली जीडीपी का डेटा पब्लिश हो चुका है एंड एज पर दिस पब्लिश डेटा द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो टू 4.4% इन द दिसंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही वो 4.4% रही और ये जो स्लो डाउन देखने को मिला हमें इंडियन इकोनॉमी में वो बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग देखने को मिला और जो अदर ग्लोबल रिसेशनरी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो इम्पैक्ट हुई। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, एलिवेटेड रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड ग्लोबल ट्रेड रिसेशन, the Indian economy has been slowed down to 4.4% in the December quarter. और मिंट ने भी कल के न्यूज़ एनालिसिस में ये डिस्कस भी किया था हमने मिंट एनालिसिस में कि अप्रॉक्सीमेटली जो मिंट का प्रोजेक्शन था वो 4.7% का प्रोजेक्शन था और हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी। सो जीडीपी ऑल्सो स्लोड from 6.3% in the 3 months ended in September and 5.2% in the year एगो दिसंबर क्वार्टर यानी 2022 के दिसंबर क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5.2 थी और 2023 का अगर हम देखें तो इट इज़ 4.4। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम इससे पहले के क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 2 की बात करें, क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 देखें यानी सितंबर क्वार्टर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुई है। सितंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% थी जो कि 4.4% आ गई है दिसंबर में। और अगर हम डिफरेंट सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला और उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो इनपुट कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, सेमी फिनिश्ड गुड की कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था वो श्रिंक कर रहा था। इसके अलावा जो पैंडेमिक रिलेटेड बेस इफेक्ट था, पैंडेमिक में बहुत सारे इंडिकेटर्स जो थे वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थे, तो इसीलिए पैंडेमिक के बाद से जो सडन इंक्रीज हमें इकोनॉमी में विजिबल हो रहा था बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव लो बेस इफेक्ट। बट अब वो लो बेस इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जो इम्पैक्ट हमें 2022 में लो बेस इफेक्ट का दिख रहा था वो अब 2023 में विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि 2022 तक इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी थी पैंडेमिक रिलेटेड शॉक से। और इसी जो 4.4% की जो ग्रोथ रेट अब देखने को मिल रही है तो ये कहा जा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में प्रोबेबली हो सकता है कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो जो पैंडेमिक से कुछ सेक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे उनकी रिकवरी को लेकर के फिर से क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि किस तरीके से वो रिकवर करेंगे। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डेटा पब्लिश हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो 1.1% से कॉन्ट्रैक्ट किया है इन दिसंबर क्वार्टर एंड दिस इज द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इससे पहले वाले क्वार्टर में हम बोले इससे पहले वाला जो क्वार्टर 2 थे सितंबर क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.6% का कॉन्ट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला था। हालांकि अगर दिसंबर का देखें तो उसमें केवल 1.1% का ही कॉन्ट्रैक्शन है। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड में डिक्लाइन हुआ है बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा। तो अगर हम देखें growth rate quarterly, so this is the data quarter 2 of financial year 22, quarter 3 of financial year 22, quarter 4 of financial year 22 and quarter 1 of financial year 23, quarter 2 of financial year 23 and quarter 3 of financial year 23। it means December quarter की हम बात कर रहे हैं जो, और ये
फाइनेंशियल ईयर वाइज जीडीपी ग्रोथ रेट है जो कि आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18 में 6.8, फाइनेंशियल ईयर 19 में 6.9, फाइनेंशियल ईयर 20 में 3.9 और 21 में -5.8 हमें जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। ये जो दोनों ईयर थे 20 और 21, ये पैंडेमिक से रिलेटेड ईयर थे। पैंडेमिक के शॉक इसमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिले, तो केवल इंडियन इकोनॉमी में ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में ये ट्रेंड विजिबल था। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 से इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रिकवर करना शुरू कर गई थी। 9.1% का जीडीपी, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिला था, और जो कि अब 23 में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। आरबीआई रिव्यूज लोकल बैंक्स लोन टू अडानी फर्म। हिंडनबर्ग क्राइसिस के बाद जो आरबीआई है वो अडानी ग्रुप के जितने भी लोन हैं कमर्शियल बैंक्स के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, उन पर कंप्लीट विजिल बनाए हुए। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप के जितने भी सैंक्शन लोन थे उनके यूटिलाइजेशन को एग्जामिन किया, उनके यूटिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। तो बेसिकली जितने भी डोमेस्टिक लेंडर्स हैं जिनमें अडानी ग्रुप का लोन है, उन लेंडर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जितना भी आपने लोन सैंक्शन किया है अडानी ग्रुप को, उसका यूटिलाइजेशन हमें बताइए। आप अपने अडानी ग्रुप से, अपने रिस्पेक्टिव कंपनी से यूटिलाइजेशन मांगिए, यूटिलाइजेशन इन्फॉर्मेशन मांगिए, क्या कैसे उनके ऑपरेशन रहे, क्या उनका एक्सपेंशन प्लान था, कैसे उन्होंने जो डिसबर्स लोन था उसको कैसे यूटिलाइज किया। तो बैंकर्स सेड आरबीआई सुपरवाइजर्स आर ओवरसीइंग सम बैंक्स लोन डेटा, और इसीलिए कुछ बैंक्स ने अडानी ग्रुप से वीक में 2 बार सारी लोन डेटा की इंफॉर्मेशन मांगी है। तो आरबीआई जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जितने भी अडानी ग्रुप के लोन हैं, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि अगर अडानी ग्रुप जो है वो डिफ़ॉल्ट होता तो डेफिनेटली इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक ह्यूज एक्सपोजर है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का अडानी ग्रुप में। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अमाउंट देखें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का एक्सपोजर है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का इनटू अडानी ग्रुप। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। इंडियाज इकोनॉमी टू एक्सपेंड 7% इन फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइज टू 9.1%। तो अभी जो रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पब्लिश किया है। अगर हम इस इंफॉर्मेशन की बात करें, इस न्यूज़ की बात करें, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स पब्लिश किए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन है। तो देख लेते हैं जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं वो क्या है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डेटा दैट हैज़ बीन रिलीज्ड yesterday, India's GDP or gross domestic product may grow 7% for financial year 23। तो financial year 23 के लिए जो प्रोजेक्शन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वो 7% का जीडीपी, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में जो जीडीपी रही वो 4.4% रही, लेकिन ओवरऑल जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया जा रहा है वो 7% किया जा रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 22 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका डेटा भी रिवाइज किया। पहले कितना प्रोजेक्ट किया था, पहले 8.7% का प्रोजेक्शन था इन मई लास्ट ईयर, लेकिन उसको रिवाइज करके इस बार 9.1% कहा गया जो फाइनेंशियल ईयर 22 में जीडीपी ग्रोथ रही एनुअली वो 9.1% रही। और अभी 23 के लिए जो फर्स्ट एस्टिमेट्स रिलीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 7% रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यह भी क्वेश्चन किया कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं हट करेगी और इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विजिबल रहेगा। इसीलिए 22 की 9.1% से ग्रोथ रेट रिड्यूस होकर के 7% तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। कोर सेक्टर आउटपुट अप 7.8% इन जनवरी। तो अगर हम 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें जिसको हम कोर सेक्टर भी बोलते हैं, 8 कोर इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जो कि ओवरऑल आईआईपी का, आईआईपी स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका 40% अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर हम इन 8 सेक्टर का ट्रेंड देखें तो हम ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के थोड़े से पैटर्न के बारे में फोरकास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 सेक्टर जो है इंडिकेटर की तरह इनको देखा जाता है कि इनमें आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इनमें आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या श्रिंक हो रहा है, या
एक्सपेंड कर रहा है, उसके बेसिस पर ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरीके से मूव कर रही है। तो अगर हम जनवरी के मंथ में ये 8 जो कोर सेक्टर हैं इनका आउटपुट देखें, इनको 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या 8 कोर सेक्टर, 8 इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर भी बोला जाता है, अगर इनको देखें तो इनका जो आउटपुट है वो 7.8% तक एक्सपेंड किया है इन जनवरी मंथ, जो कि पिछले 4 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ट्यूसडे को जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, कोर सेक्टर हैं, उनमें हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है। अपने 4 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं वो सेक्टर। स्पेशली अगर हम बात करें कोल, फर्टिलाइजर, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इन जनवरी 22 अगर से पहले जस्ट एक ईयर पहले की बात करें तो उस समय जो कोर सेक्टर आउटपुट था वो 4% तक इंक्रीज हुआ था केवल। तो 4% लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था। इस बार जनवरी में हमें 7.8% का एक्सपेंशन या इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर हम ईयर वाइज बात करें, लास्ट 11 मंथ्स है, अगर उनका ओवरऑल देखें कितना आउटपुट रहा इन 8 कोर सेक्टर का, तो जो ग्रोथ रेट रही 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फॉर लास्ट 11 मंथ्स वो अप्रॉक्सीमेटली 7.9%, यानी अप्रैल से लेकर के जनवरी तक जो ये गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, ये इन सब में अप्रॉक्सीमेटली 7.9% का हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। जबकि लास्ट ईयर यानी 2022 के जो इनिशियल 11 मंथ से उसमें हमें 11.6% का हमें एक्सपेंशन देखने को मिला था। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम जनवरी मंथ को कंपेयर करें तो इस बार की जनवरी में हमें ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू द डेटा। और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, अगर इन 8 सेक्टर को हम अलग अलग डिस्कस करें तो कोल सेक्टर में हमें 13.4% का इंक्रीज या एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस जो है वो 5.3% से इंक्रीज हुई है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 4.5, फर्टिलाइजर 17.9, सीमेंट 4.6, स्टील 6.2, इलेक्ट्रिसिटी 12%। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमें फर्टिलाइजर के केस में देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाय कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर क्रूड ऑयल आउटपुट की बात करें तो क्रूड ऑयल में हमें 1.1% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। तो बेसिकली पेज नंबर 6 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने कई सारी न्यूज़ इकोनॉमी से रिलेटेड पब्लिश करी है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ है उसको मिंटो ने भी एनालाइज किया है और बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी अपने पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया है। तो देख लेते हैं कि ये पेज नंबर 6 पे कौन सी न्यूज़ दी। तो जो हेडलाइन है वो ये है कि ब्राइटर स्पॉट अ बिट डिमर। क्यों ये हेडलाइन चूज करी है? क्योंकि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर 23 और 22 में कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, जबकि अदर इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो अप हो रही है। तो जिसकी वजह से बोला गया था कि इंडिया जो है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह ग्लोबल इकॉनमी में दिख रहा है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश करी गई, इसीलिए ये हेडलाइन चूज़ करी गई कि जो ब्राइट स्पॉट है वो थोड़ा सा अब डिम हो रहा है एज पर द रीसेंट इकोनॉमिक डेटा। तो पहली न्यूज़ क्या है, पहला आर्टिकल क्या है इसमें, CEA रिस्क आउटवे अपसाइड पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, CEA भी इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मिस्टर V अनंता नागेश्वरन, उन्होंने ट्यूसडे को बोला है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा पब्लिश हुआ है उसके बाद ये बोला है कि जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 24, उसमें हमें डाउन साइड रिस्क जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से रियल ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो या जो GDP ग्रोथ रेट है वो आउटवे कर सकता है अपसाइड पोटेंशियल ड्यू टू द प्रिवेलिंग ग्लोबल हेडविंड्स। ओवरऑल अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्मेट में डिस्कस करें तो जो हमारे CEA हैं उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया का जो रियल GDP ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 24 का वो इम्पैक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डाउन साइड और अपसाइड रिस्क दैट मे बी अराइजन दैट माइट get arisen because of the prevailing global headwinds, prevailing global recessionary conditions.
हालांकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं फिर भी कंपैरेटिव टू अदर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखें एज पर मिस्टर सीईए, तो कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो रोबस्ट फॉर्म में ग्रो कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करेगी इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। दिस फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23 के भी फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म नहीं हुआ है। कब खत्म होगा? मार्च में खत्म होगा, तब 24 स्टार्ट होगा। तो एज पर मिस्टर वी अनंता नागेश्वरन, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ है, जो इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रोबस्ट एनफ है, अप्रॉक्सीमेटली 7% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, भले ही जितनी भी ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस जो हैं वो इम्पैक्ट करें। तो डाउन साइड रिस्क जो है वो अप साइड पोटेंशियल को आउटवे करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडिया की जीडीपी पर विजिबल नहीं होगा। तो जो ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस हैं उनकी वजह से एक्सपोर्ट पर और कुछ अदर सेक्टर पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बेसिकली जो ये टर्म है डाउन साइड रिस्क और अप साइड पोटेंशियल, ये सिक्योरिटी मार्केट से लिया गया है टर्म है, जिसका मतलब होता है अगर हम डाउन साइड रिस्क की बात करें तो इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ सिक्योरिटीज पोटेंशियल लॉस इन वैल्यू if market condition precipitate a decline in that security price। तो बेसिकली डाउन साइड रिस्क इज अ जनरल टर्म जो कि इस एक लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है उसको डिनोट करने के लिए यूज किया था। तो डाउन साइड रिस्क इज अ जनरल टर्म फॉर द रिस्क ऑफ लॉस इन एन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इट रिफर्स टू द probability that an asset or a security will fall in price। तो अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो अ डाउन साइड कैन ऑल्सो रिफर्स टू डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस डिस्क्राइबिंग द पोटेंशियल पीरियड्स व्हेन एन इकोनॉमी हैज ईदर स्टॉप ग्रोइंग और इज श्रिंकिंग। तो उसको बोलते हैं डाउन साइड रिस्क। और ये डाउन साइड रिस्क क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ग्लोबल हेडविंड्स, प्रिवेलिंग ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस। और यही कहना है हमारे जो सी है उनका ये कहना है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24 में डाउन साइड रिस्क को कैलकुलेट किया जाए तो तभी भी वो प्रिवेल रहेंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में भी हमें कोई ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो अपसाइड पोटेंशियल है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है वो अप्रॉक्सीमेटली डाउन होगा और 6.5% या 7% तक जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली पेंट अप हाउस होल्ड डिमांड फिजल आउट। तो इंडिया का जो हाउस होल्ड कंजप्शन है उसका डेटा ये शो कर रहा है कि देयर इज अ स्लाइट डेसिलरेशन इन अक्टूबर एंड दिसंबर पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो दिसंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 का, जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर उसमें दिसंबर के क्वार्टर को देखें तो हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वो भी स्लो डाउन हो रहा है जस्ट लाइक द अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जबकि इंडिया में जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो एक बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है टू जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि पैंडेमिक के बाद जो हमें ग्रोथ रिकवरी, डिमांड रिकवरी देखने को मिल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली जो इंडियन इकोनॉमी वो नॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से हमें जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो भी नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें पैंडेमिक के बाद से हमें जो रिवेंज कंजप्शन है, जो रिवेंज परचेज है, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला था कि पैंडेमिक की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, पेंटअप रही थी। पैंडेमिक की वजह से इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, तो इंडिविजुअल्स के जो परचेज डिसीजन थे, कंजप्शन डिसीजन थे, वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, तो इमीडिएट हमें इंक्रीज देखने को मिला था कंजप्शन में, क्योंकि बहुत सारे पैंडेमिक में रिस्ट्रिक्शन है। फाइनली वो कंजप्शन जो है स्पीड वो अब डिक्लाइन होना है, नॉर्मलाइज होना हमें कह सकते हैं शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से दिसंबर क्वार्टर में हमें हाउस होल्ड कंजप्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेंड हमें सेम गवर्नमेंट ड्रिवन कंजप्शन में भी देखने को मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड कंजप्शन ही डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट ड्रिवन कंजप्शन की बात करें, तो दिसंबर क्वार्टर में हमें उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जो गवर्नमेंट ड्रिवन कंजप्शन है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है नॉमिनल जीडीपी में वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिड्यूस हुआ है फॉर थर्ड क्वार्टर इन अ रो। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को देखें तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड उसने शो किया है आफ्टर पैंडेमिक ऑन द बैक ऑफ सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर पोस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को पुश करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए थे, उसका इम्पैक्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे देखने को मिल रहा है। तो जो जीडीपी के जो कई सारे कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का जो डेटा होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन होता है, गवर्नमेंट कंजप्शन होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर उन सबको हम देखें तो
उनको उनका डेटा डिस्कस करके अज्यूम किया जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले क्वार्टर में कैसे रहेगी। हाउस होल्ड कंजप्शन डिक्लाइन कर रहा है, गवर्नमेंट कंजप्शन डिक्लाइन कर रहा है। हालांकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है अभी भी दिसंबर क्वार्टर के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे मेजर्स लिए थे, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी भी अनाउंस करी थी, स्कीम्स भी अनाउंस करी, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस डेटा पब्लिश्ड, the household consumption accounted for 63.3% in the nominal GDP for December quarter compared to 65.1% in quarter 3 of financial year 22। यानी पिछले एक साल पहले ये 65.1 इसका कंट्रीब्यूशन था। किसका कंट्रीब्यूशन? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन इनटू जीडीपी, जो कि रिड्यूस होकर के 63.3% हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्लोइंग जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया मिरर द ट्रेंड इन टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेवलप इकोनॉमीज़ हैं, या हम बोल सकते हैं मेजर इकोनॉमीज़ हैं, उन सब में हमें रिसेशनरी कंडीशंस देखने को मिल रही है। तो अगर यूएस, जापान, जर्मनी, यूके की हम जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो सब में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये जितनी भी इकोनॉमी से हमने बात करी है 1% की से भी कम ग्रोथ रेट पर ग्रो कर रही हैं एज पर द फोर्थ क्वार्टर। हालांकि चाइना एक एक्सेप्शन है इस केस में, चाइना और इंडिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज इस समय रिसेशनरी कंडीशंस में बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हमें अब इंडिया पर भी विजिबल होने लगा है फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकेंड क्वार्टर को देखें तो उस क्वार्टर से जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज़ है, उनका ट्रेंड हमें इंडिया पर भी विजिबल हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट जो है हमें अब दिखने लगा है, क्योंकि कई सारा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है या जिस तरीके से ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट यही कर रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अब डाउन साइड हो रहे हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वीकर आउटलुक। तो आप देख सकते हैं यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का पैटर्न है सब में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। चाइना इज द ओनली एक्सेप्शन। वही सेम ट्रेंड हमें इंडिया के केस में भी विजिबल हो रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फिस्कल डेफिसिट वाइडेंड टू 67.8% ऑफ रिवाइज्ड फुल ईयर टारगेट। तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस बार का 10 महीने का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 67.8% तक पहुंच गया एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा। तो जो ऑफिशियल डेटा पब्लिश हुआ है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स का, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फर्स्ट 10 मंथ किसके फाइनेंशियल ईयर 23 के जो फर्स्ट 10 मंथ हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 67.8% जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था वो उसका यूज़ हो चुका है। यानी जो 17.55 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेट हुआ था उसका 67.8% अचीव हो चुका है अंडर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एज पर द ऑफिशियल डेटा। और जबकि अगर फाइनेंशियल ईयर 22 को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 के 10 मंथ में जो इनिशियल 10 मंथ्स होते हैं उनमें ये जो शेयर था वो अप्रॉक्सीमेटली 58.9% था। यानी इस बार गवर्नमेंट ने कम फिस्कल प्रूडेंस अप्लाई किया, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट का ज़्यादा पोर्शन अचीव कर चुकी है इवन इन द 10 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो पिछली बार ये 58.9 था, इस बार इंक्रीज होकर के 67.8% पहुँच चुका है। एंड फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड 78.3%, यानी जनवरी के पीरियड तक का अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट का 78.3% जो है वो गवर्नमेंट अचीव कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स टारगेट। तो जो कैपेक्स टारगेट रखा गया था कितना था 7.3 ट्रिलियन रखा गया था, उसका 78% जो है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर चुकी है, जो कि लास्ट ईयर 73.4 था। और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इन 10 इनिशियल मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली 75.1% रहा फॉर रिवाइज्ड एस्टिमेट। जो फाइनेंशियल ईयर 23 के रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो था 34.59 ट्रिलियन, तो उसका 75.1% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव कर चुका है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि लास्ट ईयर से 9.7% ज़्यादा है। और अगर हम
एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग, अगर हम चीफ इकोनॉमिस्ट ICRA को के व्यू को देखें तो उनके अकॉर्डिंग जनवरी मंथ का जो कैपेक्स रहा वो पिछले 9 महीनों के एवरेज कैपेक्स से सबसे ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तीनों ही पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं into this financial year, and this is the deficit detail. You can just have the glimpse of it. अप्रैल से लेकर जनवरी 22, अप्रैल जनवरी 23 और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो कि दिया, उसका डेटा दिया हुआ कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रिलियन। तुम देख सकते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू कितना रहा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना रहा, कितना रिसीट गवर्नमेंट को टोटल हुआ है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट हुआ है, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, एंड व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। एंड एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स द फिस्कल डेफिसिट इज 17.55%, जो कि 27% हायर है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI सीक्स डिटेल ऑफ NBFC's टोटल क्रेडिट टू अडानी कम। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बैंक्स की डिटेल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मांगी थी, अब जो NBFCs का कितना एक्सपोजर है उसको भी कवर कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो बैंक्स के अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उन्होंने कितना अडानी कंपनीज़ को, अडानी ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं उनको कितना लोन दिया है, कितना उनका सेंक्शन अमाउंट है, कैसे वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इन सारी डिटेल्स को RBI ने सीख किया है जो NBFCs हैं उनसे, जस्ट टू कीप ट्रैक ऑन अडानी ग्रुप लोन यूटिलाइजेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GDP ग्रोथ स्लोज इन Q3। इस न्यूज़ को हम मिनट में कवर कर चुके हैं, हमने भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दी हुई है इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में इन कंपैरिजन टू मिनट, और ये कंपैरिजन है फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 के GDP नंबर्स का, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो GDP ग्रोथ है वो वीकेन हो रही है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर और इवन लास्ट क्वार्टर्स। हालांकि अगर हम एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने फोरकास्ट किया था वो अप्रॉक्सीमेटली सेम फोरकास्ट ही देखने को मिला था कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो वाइडन करेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो श्रिंक करेगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। को सेक्टर आउटपुट अप 7.8% टू 4 मंथ लो। ये न्यूज़ भी हम मिनट में कवर कर चुके हैं कि केवल क्रूड ऑयल के अलावा भी जितने अदर 7 सेक्टर्स हैं उन सब में हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है जनवरी मंथ में, और जो कि अपने पिछले 4 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया डिफाइज US कब रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट रिकॉर्ड हाई। तो US और जो वेस्टर्न इकोनॉमी अगर जो भी सेंक्शन लगा रहे हैं रशिया पर, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पर बहुत कम विजिबल हो रहा है। हम ये कह सकते हैं इंडिया जो है फिलहाल उन सेंक्शन को नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं मान रहा है। इंडिया जो है वो कंटिन्यू करा हुआ है उसने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना। रीज़न बिहाइंड नेशनल इंटरेस्ट। रशिया जो है इंडिया को और चाइना को डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो में रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। और एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा, फरवरी का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया ने अगर 3 बैरल टोटल 3 बैरल ऑयल अगर इंपोर्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज से, तो उसमें 1 बैरल हर बार रशिया का है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 बैरल्स में 1 बैरल जो है वो रशिया से इंपोर्ट है, यानी बोल सकते हैं 1/3 जो इंडियन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है इस समय, उसका 1/3 केवल और केवल रशिया से आ रहा है। इंडिया हैज़ इंपोर्टेड अबाउट 51 मिलियन barrels of crude oil from Russia in the month of February, जो कि पिछले मंथ से 16% ज़्यादा है। तो मंथ वाइज मंथ हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है रशियन ऑयल के एक्सपोर्ट में। तो इस समय इंडिया के जो टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज हैं वो कौन है? रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, UAE एंड USA। हालांकि USA के साथ भी इंक्रीज हो रहा है इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट। टॉप 5 कंपनी से अगर हम बात करें जो कि रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रही हैं, तो रिलायंस, IOC, BPCL, नारायणा एंड HMEL। So that is all for today, student. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.